हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा सिंह नीलांश ट्यूटोरियल से आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के द्वारा हिंदी व्याकरण से एक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है क्रिया। क्रिया को हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले क्रिया को समझने के लिए हम पहले यहाँ दी हुई पंक्तियों को ध्यान से पढ़ेंगे। जिया अपनी माँ के साथ बाजार गई। उन्होंने कई दुकानों से सामान खरीदा और मोल भाव भी किया। अपनी पसंद की पोशाक और साड़ी लेकर दोनों बहुत प्रसन्न थी। थोड़ी देर घूमने के बाद वे घर लौट आई। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं? ऊपर जो ये गद्यांश दिया हुआ है इसमें कुछ कुछ शब्दों को जो है रंगीन कर दिया गया है, जैसे गई, खरीदा, किया, घूमने, लौट आई। तो ये सारे जो रंगीन शब्द हैं, इन सारे शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। अर्थात हमें इन शब्दों से यह पता चल रहा है कि इन शब्दों से कोई भी काम के होने या करने का बोध हो रहा है। तो इस प्रकार बच्चों हम क्रिया की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। जो शब्द किसी कार्य के होने या करने अथवा किसी घटना के घटने, किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का बोध कराते हैं वे क्रिया कहलाते हैं। तो ये बच्चों हमारी हुई क्रिया की परिभाषा। अब हम देखते हैं क्रिया के भेद। क्रिया को कई प्रकार के भेदों में बांटा गया है। सबसे पहले कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। फिर सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। पहला एक कर्मक क्रिया, दूसरा द्विकर्मक क्रिया। तो ये बच्चों हमारा हुआ कर्म के आधार पर भेद। फिर आता है प्रयोग या संरचना के आधार पे। प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के चार भेद होते हैं। पहला संयुक्त क्रिया, दूसरा नाम धातु क्रिया, तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया और चौथा पूर्वकालिक क्रिया। ये प्रेरणार्थक क्रिया जो है ये भी दो प्रकार की होती है। पहला प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो आइए अब हम एक एक कर इन भेदों को समझते हैं। अकर्मक क्रिया। अकर्मक, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इस क्रिया में जो है कर्म नहीं होता है। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं, जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, रोना, आना, जाना, उड़ना, उठना, बैठना इत्यादि। अर्थात इन सब क्रियाओं में हमें कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे बालक सो रहा है, बालक यहाँ करता है, सो रहा है क्रिया है। इस वाक्य में कोई भी कर्म नहीं है। मोर नाचता है, तो ऐसे क्रियाओं को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया। सकर्मक, ये भी हमें नाम से ही पता लगता है कि जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा होती है, अर्थात सकर्मक क्रिया में कर्म पाया जाता है, वैसे क्रियाओं को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अनिल फल काट रहा है, यहाँ अनिल कर्ता, काट रहा है क्रिया, लेकिन काटने के लिए हमें किसी न किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ हम क्या काट रहे हैं? फल। तो फल यहाँ पे कर्म है। तो ऐसे क्रियाओं को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसी प्रकार प्रिया जूस पी रही है, प्रिया करता है, पी रही है क्रिया है। तो यहाँ कर्म क्या है? जूस, अर्थात पीने के लिए हमें कर्म की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह हम इन क्रियाओं को सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब बच्चों हम देखते हैं सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। पहला एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक, नाम से ही पता है, अर्थात जिन क्रियाओं में एक कर्म पाया जाएगा उसे हम
एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राखी कपड़े सुखाती है, राखी क्या सुखाती है? कपड़े। तो पहले तो यह हमारा सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कर्म जो है केवल एक है, जो है कपड़ा। तो यह हमारा हो गया एक कर्मक क्रिया। इसी प्रकार मुकुंद फूल तोड़ रहा है, फूल क्या है? कर्म है। तो इस वाक्य में भी केवल एक ही कर्म है, तो ये हमारा हो गया एक कर्मक क्रिया। अब द्विकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में दो कर्म पाए जाते हैं उन्हें हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा ने बच्चे को कहानी सुनाई। राधा क्या है? कर्ता है, सुनाना क्रिया। लेकिन इस वाक्य में जो है हमारा दो कर्म है, एक तो कहानी और दूसरा बच्चा। तो ऐसे वाक्यों को हम बोलेंगे द्विकर्मक क्रिया। इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। गौरव ने हर्ष को पुस्तक दी। यहाँ भी क्या है? पुस्तक और हर्ष, दोनों दो उदाहरण हो गए। तो ऐसे क्रियाएं जो हैं हमारे द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अब हम चलते हैं प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। पहला है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया जो है जिसमें एक तो पहली क्या होती है? मुख्य क्रिया होती है ऐसे वाक्य में, और इसके अलावा जो दूसरी क्रिया होती है वह जो होती है सहायक क्रिया होती है। जैसे प्रेरणा पढ़ाई कर रही है, यहाँ पे मुख्य क्रिया क्या है? करना, और रही है क्या हो गया? सहायक क्रिया। इसी तरह से मोहित माँ बुला रही है, बुलाना जो है हमारा मुख्य क्रिया है और रही है जो है हमारा सहायक क्रिया है। तो ऐसे उदाहरणों को हम बोलेंगे संयुक्त क्रिया, अर्थात जिन वाक्यों में एक से अधिक क्रिया होती है उन्हें हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती है। अब हम देखते हैं दूसरा भेद, जिसका नाम है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है। जैसे देखिए फिल्म, फिल्म में हमने एक प्रत्यय लगा दिया ना, तो वह हो गया फिल्माना। बात से बतियाना, शर्म से शर्माना, झूठ से झूठलाना, टक्कर टकराना। तो ये सारे जो शब्द हैं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, इसमें हमने केवल एक प्रत्यय लगाया है। तो ऐसे क्रिया को हम कहते हैं नाम धातु क्रिया। अब हम देखते हैं तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में जब कर्ता स्वयं कार्य न करके अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तब वह क्रिया जो है वह हमारी प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। आइए इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे रीना बिल्ली को दूध पिलाती है, रमा खरगोश को खाना खिलाती है। तो इन वाक्यों में जो है पिलाती, खिलाती, ये हमारे प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर कर्ता जो है कोई कार्य अपने लिए नहीं कर रहा है बल्कि दूसरों को प्रेरित कर रहा है। इसी प्रकार जैसे देखिए विपुल दूध पीता है, तो पीता, यहाँ पर कर्ता जो है स्वयं अपने लिए काम कर रहा है, लेकिन दूसरे उदाहरण में माँ विपुल को दूध पिलाती है। यहाँ जो है कर्ता अपने लिए कोई काम नहीं कर रहा बल्कि वो दूसरों को प्रेरित कर रहा है। तो पिलाती है जो है हमारा होगा प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण। प्रेरणार्थक क्रिया भी जो है हमारे वो दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में होता है जब कर्ता स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देता है। जैसे राजन बच्चे को पाठ पढ़ाता है, तो यहाँ पर कर्ता जो है वो बच्चों को पाठ पढ़ने की प्रेरणा दे रहा है, तो पढ़ाता है हमारा प्रथम प्रेरणार्थक।
मीनल बच्चे को नहलाती है। यहाँ पर स्वयं मीनल जो है खुद बच्चे को नहाने के लिए प्रेरित कर रही है। तो यह भी हमारा प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, जब कर्ता उस कार्य में स्वयं सम्मिलित नहीं होता है बल्कि वह दूसरे को किसी अन्य का कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे राजन विनोद से बच्चे को पढ़वाता है। यहाँ राजन जो है स्वयं प्रेरित नहीं हो रहा बल्कि विनोद को प्रेरित कर रहा है बच्चे को पढ़वाने के लिए। तो पढ़वाना जो शब्द है यह हमारा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। काजल दर्जी से नेहा के कपड़े सिलवा रही है। काजल जो है दर्जी को कपड़े सिलने के लिए प्रेरित कर रही है नेहा के कपड़े। तो यहाँ जो सिलवाना है वो भी हमारे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण है। अब हम देखते हैं क्रिया का अंतिम भेद, जो कि है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक अर्थात यह जो भेद है इसके नाम में पूर्व शब्द लगा हुआ है। इस प्रकार हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं। मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे माँ पर्स लेकर ऑफिस गई। गई जो है हमारा यहाँ मुख्य क्रिया है, लेकिन उस मुख्य क्रिया से पहले भी एक क्रिया आई है लेकर। तो यह लेकर जो है हमारा पूर्वकालिक क्रिया है। इसी प्रकार नवीन ने भाग कर बस पकड़ी। पकड़ना जो है इस वाक्य में हमारा मुख्य क्रिया है, लेकिन उसके पहले हमारा एक पूर्वकालिक क्रिया आया है भागकर। तो बच्चों ये थे हमारे क्रिया की परिभाषा और उसके भेद। आइए अब हम आपको कुछ उदाहरणों के द्वारा और अच्छी तरह से स्पष्ट करते हैं कि कैसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न आपको आ सकते इस तरह, निम्नलिखित वाक्यों के आगे अकर्मक या सकर्मक लिखिए। अगर आप छोटी कक्षाओं में हैं तो जैसे बालिका हंस दी, तो यहाँ पे कोई कर्म नहीं है तो हम लिखेंगे अकर्मक। इसी प्रकार ड्राइवर नई बस लाया है, यहाँ पे कर्म है बस तो वह हो गया सकर्मक। कल वह रो रही थी, कोई कर्म नहीं है तो वह फिर से हो गया हमारा अकर्मक क्रिया। मोहन तालाब में तैर रहा है, ये हमारा हो गया सकर्मक, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा कर्म तालाब है। तो इस तरह से भी अगर आप छोटी कक्षाओं में हैं, तीसरी चौथी कक्षाओं में, तो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप ऊंची कक्षाओं में हैं, 8वीं 9वीं एवं 10वीं कक्षाओं में, तो आपके प्रश्न पत्र में इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे। आपको क्रिया को रेखांकित करना होगा और उनके भेद के नाम लिखने होंगे। जैसे राम अपने कुत्ते को रोटी खिला रहा है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यह क्या है, हमारा प्रेरणार्थक क्रिया है। तो यह हो जाएगा प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। मोहन घर पहुँच गया है, 2 क्रिया है, तो यहाँ ये हो जाएगा हमारा संयुक्त क्रिया, पहुँचना और गया। अध्यापिका छात्र से पुस्तक पढ़वा रही है। अध्यापिका किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है, तो यह हमारा है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इसी प्रकार सतीश हारमोनियम बजा रहा है, तो यहाँ क्या है, यह हमारा सकर्मक क्रिया है, क्योंकि हारमोनियम जो है यहाँ इस वाक्य में कर्म है। वह दौड़कर दवा ले आई, यह हमारा मुख्य क्रिया है, लेकिन इसके पहले भी हमने एक क्रिया का उपयोग किया है दौड़कर, तो यह हमारा हो गया पूर्वकालिक क्रिया। तो बच्चों ये थी हमारी क्रिया, उसके भेद और उसके उदाहरण। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ऐसा मैं करती हूँ। धन्यवाद।